हेलो फ्रेंड्स, न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं अपवाह तंत्र के बारे में। आपको पता है कि हम एनसीईआरटी सार संग्रह का ज्योग्राफी वन लाइनर क्वेश्चन चला रहे हैं सीरीज। तो इसमें आज हमारा चैप्टर है अपवाह तंत्र। इससे पहले जो है हम 2 क्लास कर चुके हैं, आप उसे भी देख लीजिएगा। आज ये हमारा तीसरा क्लास है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ये क्या कहना चाहता है? हमारा फर्स्ट पॉइंट है, किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाही क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे कोई नदी बहती है, उसमें उसकी सहायक नदियां आके मिलती हैं, उस पूरे क्षेत्र को जो है हम अपवाह तंत्र कहते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी कौन सी है? तो है गंगा नदी। आप इसे भी ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो ये है पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। पूर्ववर्ती नदी में जो है हमारी गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज ये नदियां आ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मानस किसकी सहायक नदी है? तो वह है ब्रह्मपुत्र की। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मानस किसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ये सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से होके बहती है। आप इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है कि भागीरथी नदी का उद्गम स्थल जो है वो कहाँ से है? तो वह है गोमुख। गोमुख से है जो भागीरथी निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लेह जो है सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? तो वह सिंधु नदी के जो है बाएं तट पे अवस्थित, दाएं तट पे अवस्थित है आपका लेह। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। भारत जो है किन 2 नदियों के उद्गम स्थल, भारत के किन 2 नदियों का उद्गम स्थल जो है वो लगभग एक ही स्थान से होता है? तो वो है ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ये दोनों नदियां जो है ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु जो है आपकी तिब्बत के पठार से निकलती है। इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को है पद्मा नाम से जाना जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वो है कानपुर। आप इसे भी ध्यान रखिएगा। पूछ रहा है नेक्स्ट पॉइंट कि गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम जो है मैदानी भागों से हुआ है? वो है गोमती। गोमती जो है पीलीभीत से इसका उद्गम होता है। नदी की, गोमती नदी का जो है पीलीभीत से उद्गम होता है और पीलीभीत जो है आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट में है जो हमारा ये मैप है, तो ये प्रमुख नदियों के बारे में दिया है। तो जहाँ भी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी हम आपको नदी को समझाते रहेंगे इसमें। चलिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। आप ये भी ध्यान रखिएगा। इसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं और दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। इसे ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता भी है और इस बार बना भी था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वो है तिब्बत, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो वो है मंदाकिनी नदी। आप इसे भी ध्यान रखिएगा। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो अलकनंदा नदी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पे अवस्थित है? तो अलकनंदा नदी के तट पे अवस्थित है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है कि यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो बंदरपूछ जो श्रेणी है उसके पश्चिमी भाग की यमुनोत्री हिमनद से होती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इसे भी ध्यान रखिएगा। दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो हुगली नदी। हुगली जो है कोलकाता की नदी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हिमाचल प्रदेश में कौन सी प्रमुख नदियाँ, हिमाचल प्रदेश से कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं जो प्रवाहित होती हैं? तो ये चिनाब, रावी और सतलुज। ये इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं जो कि हिमाचल प्रदेश से बहती हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है, तो वो है कोसी नदी। कोसी नदी को जो है वो बिहार की शोक नदी भी कही जाती है। इस बार एग्जाम में क्वेश्चन बना था और पिछली बार भी 2.0 में भी बना था ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पूछ रहा है कि पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक में निम्नावलन डाउन वार्पिंग के कारण जो है वो रिफ्ट वैली का निर्माण होता है, तो वो है दामोदर नदी, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी से निर्मित की गई है, तो वो है बेतवा नदी पर, इसे भी ध्यान रखिएगा। कौन सी? संयुक्त राजघाट नदी परियोजना जो है ये बेतवा नदी पे है, आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नदी प्रणाली तंत्र के बारे में बताया है। जो हिमालयी नदी तंत्र है और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में बताया है। तो हिमालय से आपकी नदियाँ जो निकलती हैं वो आपकी सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी हो जाती है। प्रायद्वीपीय नदी में आपका पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों के बारे में और विंध्य श्रेणी से निकलने वाली नदियों के बारे में बात किया है। तो आपका पश्चिमी घाट से जो नदी निकलती है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार नदी, और विंध्य श्रेणी से महानदी, नर्मदा और ताप्ती नदी, ये सब नदियों के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो इसे ध्यान से देखिएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है, तो वो है चिनाब नदी पे, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती हैं, तो ये ज्वार नदी यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता है ये डेल्टा का नहीं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से प्रभावित होने वाली दो मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो एक नर्मदा और एक तापी, और इनका मुहाना जो है खंबात की खाड़ी में बनता है। चलिए ध्यान रखिएगा इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है कि पश्चिमी वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में विंध्य से पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, तो नर्मदा और ताप्ती, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। ये अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है नर्मदा और ताप्ती नदी को। नेक्स्ट है कि सोन तथा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो है अमरकंटक पहाड़ी से होती है इनका उद्गम। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रभावित होती है, तो पश्चिम की दिशा, और ये अरब सागर में जाके गिरती है। लूनी नदी के बारे में बात करते हैं, तो लूनी नदी किस प्रकार के अपवाद का उदाहरण है, तो ये भूमि बंधित और अंतर्वाही, यानी कि ये जो है ये जा ही नहीं पाती अरब सागर में, ये कक्ष किरण में ही विलीन हो जाती है ये नदी, आप इसे ध्यान रखिएगा। ये राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी है और कहाँ से निकलती है, तो ये अरावली पर्वत से निकलती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है कि 1 मिनट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी का पानी आता है, तो वो है गंडक नदी। गंडक नदी का पानी आता है। ये त्रिवेणी नहर के बारे में अक्सर पीपीएससी में क्वेश्चन बनता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपिला किस नदी की सहायक नदी है, तो वो है कावेरी नदी का, इसे आप ध्यान रखिएगा। नदियों की लंबाई को अवरोही क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना है, तो पहले पे आपका सबसे बड़ा आ जाता है गोदावरी, फिर महानदी, नर्मदा और ताप्ती। ये देखिए इनकी लंबाई कितनी कितनी दी है, इसे भी ध्यान रखिएगा। गोदावरी की बात करता है तो 1465 किलोमीटर लंबी है। नर्मदा नदी आपका 1312 किलोमीटर लंबी है। महानदी की बात करते हैं तो 851 किलोमीटर लंबी है। ताप्ती नदी की बात करते हैं तो 724 किलोमीटर लंबी है, इसे भी ध्यान दीजिएगा आप।
ये जो है आपकी दक्षिण भारत की नदियां हैं, इसे ध्यान दीजिएगा, उनको अवरोही क्रम में लगाया है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत की नदियों में किसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, तो वो है गोदावरी, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी जो है सबसे लंबी है, तो वो है गोदावरी नदी, जैसा कि आपने ऊपर अभी देखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछ रहा है कि हंगरी जो है किस नदी की सहायक नदी है, तो वो है तुंगभद्रा नदी की, इसे ध्यान दीजिएगा। सहायक नदियों से भी क्वेश्चन पूछता रहता है एग्जाम में, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो वो जो है कावेरी नदी, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है, तो वो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी में, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट है कि कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी राज्यों से प्रभावित होती है, यानी कि इन राज्यों से वो बहती है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है तथा सोन प्रयाग में वासुकी गंगा से मिलते हुए आगे बढ़ती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हम देखने वाले हैं कि भारत की प्रमुख नदियों के बारे में, उनका क्षेत्र, उद्गम स्थल, ये सब के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर चलिए देखते हैं कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, कैलाश पर्वत से। और बात करते हैं तो ये कराची से बहते हुए जो कराची है पाकिस्तान में बहती है, उसके निकट से अरब सागर में जाके गिर जाती है, यानी कि कराची के निकट से बहते हुए ये अरब सागर में जाके गिरती है। इसके सहायक नदियों के बारे में बात करें तो सिंधु की सहायक नदी में आपका सतलज इंपॉर्टेंट हो जाता है, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, फिर आपका सिंगी, जास्कर, फिर आपका श्योक, सिगार और गिलगित, ये नदियाँ जो है इसकी इंपॉर्टेंट नदियाँ हो जाती हैं सहायक, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आपका सेकेंड है सतलज नदी। सतलज नदी जो है वो मानसरोवर झील के निकट से राकस ताल से निकलती हैं, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। ये जो है कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिरे पर ब्यास नदी में तथा मिठानकोट के निकट सिंधु नदी में मिलती है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा सतलज नदी। इसकी सहायक नदी की बात करें तो सिप्ती, फिर उसके बाद व्यास जो है इसकी, बास्पा और व्यास इसकी सहायक नदियां हैं, व्यास जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है झेलम नदी के बारे में बात कर रहा है। झेलम नदी जो है शेषनाग झील, बेरीनाग झील जो कश्मीर में है, उससे इसका उद्गम होता है और त्रिमु के निकट चिनाब नदी में ये आके मिलती है। और इसकी सहायक नदियाँ की बात करते हैं तो किशन गंगा, लिदार, फिर उसके बाद पूछ जो है और करवेश इसकी सहायक नदी है, ये भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं चिनाब नदी के बारे में। चिनाब नदी जो है वो लाहुल के बारालाचा दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्रभागा, इसे पहले चिनाब नदी को चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। तो ये चंद्र और भागा दो भागों में विभाजित होती है, ये आगे जाके एक में मिलती है। ये जो है त्रिमु के निकट जो है ये त्रिमु के निकट झेलम नदी में आके मिलती है चिनाब नदी। और इसकी सहायक नदियाँ की बात करते हैं तो रावी, चंद्रा और भागा इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है रावी नदी की बात करते हैं तो रावी नदी कांगड़ा जिले, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, में हिमालय के रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी नदी का उद्गम स्थल जो है वो रोहतांग दर्रे से ही एग्जाम में क्वेश्चन बना था। ठीक है, फिर देखते हैं इसके कि झांग जिले की सीमा पे चिनाब नदी में आके ये मिल जाती है रावी नदी। फिर इसकी सहायक नदियाँ जो है चिनाब है, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट हमारी गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में बात करते हैं तो गंगा नदी जो है केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से निकलती है। और बात करते हैं तो ग्वालंदों के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ ये मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियों में बात करें तो सभी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपका अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना और गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, सब इसकी महत्वपूर्ण नदियां हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा यमुना नदी के बारे में बात कर लेते हैं तो बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल से स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, यानी कि हिमनद से, और प्रयागराज में जो है ये गंगा नदी से आके मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो आपका गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन,
टोंस, ये जो चंबल और बेतवा केन है ये महत्वपूर्ण नदियां हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा गोमती नदी के बारे में बात कर लेते। तो गोमती नदी जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में ये मिलती है, और अरे सॉरी पीलीभीत जनपद से ये निकलती है गोमुख से। और बात करते हैं तो गाजीपुर के निकट ये गंगा नदी में आके मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं तो सही सही है, फिर जोमकाई, बरना, गच्छई और चुआ इसकी सहायक नदियां हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका घाघरा नदी के बारे में बात करते हैं। तो ये तिब्बत के मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है, और छपरा के निकट जो है ये गंगा नदी में आके मिलती है। किसके? छपरा के निकट, एग्जाम में क्वेश्चन बना था ये। और इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो राप्ती, शारदा एवं छोटी गंडक जो है इसकी सहायक नदियां हैं, इसे ध्यान रखिएगा। शारदा इंपॉर्टेंट हो जाती है और राप्ती। नेक्स्ट है हमारी गंडक नदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो गंडक नदी जो है ये तिब्बत नेपाल के सीमा पर धौलागिरी पर्वत से निकलती है, और पटना के समीप जो है वो सोनपुर नदी में मिल जाती है। बात करते हैं फिर नेक्स्ट की इसकी सहायक नदियों के बारे में। काली, गंडक, त्रिशूली और गंगा इसकी सहायक नदियां हो जाती हैं, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी कोसी नदी। बात करते हैं तो प्रवाह की धाराओं में से मुख्य धारा अड़ूर नाम से माउंट एवरेस्ट के पास से गोसाई थान चोटी से निकलती है, और भागलपुर जनपद में काढ़ागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी से आके ये मिल जाती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। इसकी महत्वपूर्ण नदियों के बारे में बात करते हैं तो ये है आपका तामू, ठीक है, तामू। इसकी सहायक नदियों में तामू, कोसी, लीचू, फिर कोसी, तलखू, दूध कोसी, अरूण, तामुर कोसी, ये सब इसकी महत्वपूर्ण नदियाँ हो जाती है। और एक सनकोसी भी इसकी महत्वपूर्ण नदी हो जाती है। इसे आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपको नया देखने को मिल रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा चंबल नदी के बारे में बात करते हैं। तो चंबल नदी जो मध्य प्रदेश के मऊ के निकट विंध्य पर्वत श्रेणी की जनपाव पहाड़ी से निकलती है, और इटावा के पास जो है यमुना नदी में आके ये मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं तो वो आपका हो जाता है काली। सहायक नदियों में इसके, एक मिनट, सहायक नदियों में देखते हैं तो काली, सिंध, तीस्ता, पार्वती, बनास, नेवाज, फिर दूध नदी, ये सब, और ये सब नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेतवा नदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेतवा नदी जो है वो रायसेना, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, के कुमरा गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से निकलती है, और हमीरपुर के निकट जो है यमुना नदी में आके मिल जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं तो धसान और वीना जो है इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं सोन नदी के बारे में, देखते हैं सॉरी केन नदी के बारे में। तो केन नदी आपका जो है सतना जनपद, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, कि कैमूर पहाड़ी से निकलती है वहाँ के, और चिल्ला जो कि बांदा स्थान पे जो है वो यमुना नदी से आके मिल जाती है। और सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं तो कयान, सोनार और उर्मिल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। सोन नदी के बारे में बात करते हैं तो सोन नदी जो है आपका अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, और पटना के पूर्व गंगा नदी में आके ये मिल जाती है। और सहायक नदियाँ इसकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जिसमें आपकी महानदी, घग्गर, गोपत, रिहंद, कांकर, उत्तरी कोयली इसकी प्रमुख जो है सहायक नदियाँ हो जाती हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है हमारी दामोदर नदी के बारे में। तो दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है, जैसा कि ऊपर आपको पता है ही। और ये जो है फलुका के पास हुगली नदी में आके मिल जाती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और महत्वपूर्ण नदियों के बारे में बात करें जो इसकी सहायक नदियां हैं तो बराकर, कोनार और जमुनिया इसकी जो है सहायक नदियां हो जाती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं तो ये मानसरोवर झील के निकट, मानसरोवर झील के निकट, एक मिनट, ये मानसरोवर झील के निकट जो है, मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। और ग्वालंदो के निकट जो है पद्मा यानी कि गंगा नदी में आके ये मिल जाती है। सहायक नदियों की बात करते हैं तो दिबांग, लोहित, सुबनश्री, ये सब क्वेश्चन में पूछता है। धनश्री, कुलसी, मानस, संकोश,
धारला, तिस्ता, बुरही, दिहांग और दिसांग, ये सब नदी जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं और ये सारी नदियाँ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं से पूछता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी नदी जो है नासिक यानी कि महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के पहाड़ी से निकलती है, ये याद रखिएगा। और फिर बात करते हैं ये कहाँ मिलती है, तो मूसलीपट्टनम जो है आंध्र प्रदेश के निकट जो है बंगाल की खाड़ी में आके ये गिरती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है और आंध्र प्रदेश में जो है मूसलीपट्टनम के निकट जो है से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गोदावरी नदी गिर जाती है। और बात करते हैं तो इसकी महत्वपूर्ण नदियाँ को देख लेते हैं जो इसकी सहायक हैं। वो है प्रवरा, जो कि एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। फिर मंजरी, पेनगंगा, वेनगंगा से क्वेश्चन बनता है। वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती और मानेर और सबरी, ये इसकी जो है प्रमुख सहायक नदी है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की बात करते हैं तो ये कृष्णा नदी जो है आपका महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलता है और विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में जाके ये गिरती है नदी। और इसकी सहायक नदियाँ जो है तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा और दूधगंगा, ये सब इंपॉर्टेंट इसकी सहायक नदियाँ हैं और कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन बना है। आप ये सारी नदियों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारी कावेरी नदी की बात करते हैं तो कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और तमिलनाडु के कारकोल के ऊपर होते हुए मतलब ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। और इसके सहायक नदियों की बात कर लेते हैं तो आपका हेमवती, शिमला नदी, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती और ये सब इसकी सहायक नदियां हैं, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है और भरूच जो है, भरूच से होते हुए ये अरब सागर में गिरती हैं। और इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसकी प्रमुख नदी जो है बंजर, सर, तवा, कुंडी, शक्कर, हिरन, बरना, तिंदेसी, देव, गोई, नामोदोस, सोमो देवी, ये सब इसकी प्रमुख नदियाँ। ये सब आपको नया नदी देखने को मिल रहा होगा लेकिन इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हो जाती हैं, उसे आप ध्यान रखिएगा। ताप्ती नदी के बारे में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुल्ताई यानी कि मूल ताप्ती नगर के निकट जो है से ये निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं तो इसका पूर्णा, गिरना, बोरी, पंजरा और अनेर जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं, इसे भी ध्यान दीजिएगा। सारी नदियों को याद करना आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, मतलब इसमें से आप सारी नदी याद नहीं कर पाएंगे लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ आपको याद रखना ही होगा क्योंकि वहाँ से एग्जाम में आप डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। चलिए महानदी के बारे में देख लेते हैं तो महानदी के बारे में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के रायपुर जनपद में सिहावा के निकट से निकलती है और कटक के निकट जो है नरज नामक स्थान पर कटजूरी तथा विरूपा नाम की दो धाराओं में बटकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके बारे में बात करते हैं तो शिवनाथ इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी हो जाती है। हंसदेव फिर या फिर इसे हसदो बोलते हैं, मांड, फिर जोक, कोयली, शंख, ओंग, तेल, ब्राह्मणी, लीलागर, मिनियारी, फिर सुरही और अमनेर, ये इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हो जाती हैं। ब्राह्मणी और तेल नदी और ओंग जो है ये अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, साबर नदी के बारे में बात कर लेते हैं तो साबर नदी जो है, साबर नदी का उद्गम स्थल जो है अरावली पर्वतमाला जो कि राजस्थान में पड़ती है से होता है और आगे जाकर ये खंबात की खाड़ी में मिल जाती है, आप इसे भी लिखिएगा, साबर नदी नदी को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारत की कौन सी नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वो है माही नदी, इसे ध्यान रखिएगा। अधिकांशतः जो लवणीय नदी है वो किस अपवाह तंत्र का अंग है, तो वो बंगाल की खाड़ी का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि गंगा नदी पर निर्मित गांधी सेतु जो गांधी सेतु है वो किस राज्य में स्थित है, तो बिहार में स्थित है, बिहार के पटना जिले में। गंगा नदी पे गांधी सेतु एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि माही नदी जो है वो मध्य प्रदेश से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है, यही माही नदी जो है आपकी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि विश्वासघाती नदी की संज्ञा जो है किस नदी को दी जाती है, तो हुगली नदी को, ये कोलकाता की नदी है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि
संकोच नदी जो है वो किन दो राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य जो है वो संकोच नदी जो है वो सीमा बनाती है। सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम को किस नाम से जाना जाता है? तो पंचनद नाम से जाना जाता है। इसे भी ध्यान रखिएगा। 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो इसको ही पंचनद के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद है कि झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो कश्मीर के वेरीनाग झरने से है जो झेलम नदी का उद्गम होता है। इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हिमालय नदियाँ होती है वो 12 मासी होती है। मतलब ये 12 महीने ऐसे इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये पिघलती है। ग्लेशियर जो पिघलता है तो हिमालय नदियों का निर्माण होता है, इसलिए इसे ये 12 महीनों में बहती रहती हैं। जबकि प्रायद्वीपीय नदियों की बात करते हैं तो इनका प्रभाव जो है मौसमी होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। एडन नहर किस नदी से निकाली गई है? तो वो आपकी दामोदर नदी से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में देख लेते हैं कि नदिया के किनारे स्थित प्रमुख नगर। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट को टिक कर देते हैं, आप देखते रहिएगा। पूछ रहा है कि लेह जो है लेह जो लद्दाख की राजधानी लेह है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है सिंधु नदी के किनारे। एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है। कानपुर जो है वो गंगा नदी के किनारे है। श्रावस्ती की बात करते हैं तो राप्ती नदी। कोटा जो है वो चंबल नदी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सिंधु नदी वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। कानपुर गंगा नदी के किनारे है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे है। गया की बात करते हैं तो फाल्गु नदी के किनारे, ये एग्जाम में क्वेश्चन बना था, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। दिल्ली की बात करते हैं तो यमुना नदी के किनारे है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बना था दिल्ली वाला भी। नेक्स्ट है हमारा फिर उसके बाद बात करते हैं फर्रुखाबाद, तो ये भी गंगा नदी के किनारे है। बैतूल की बात करते हैं तो ताप्ती इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के किनारे इंपॉर्टेंट हो जाता है। विजयवाड़ा की बात करते हैं तो कृष्णा नदी के किनारे है। कुरनूल की बात करते हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे है। मथुरा की बात करते हैं यमुना नदी के किनारे है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम में पूछता है कि मथुरा जो है वो किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के। डिब्रूगढ़ की बात करते हैं जो असम वाले क्षेत्र में पड़ता है, वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हो जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि पुणे पुणे पूछ रहा है तो मूला मुथा नदी के किनारे है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चेन्नई की बात करते हैं तो अडयार नदी के किनारे है। कोलकाता की बात करते हैं हुगली नदी के किनारे है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। फिर गुवाहाटी की बात करते हैं और श्रीरंगपट्टनम बात करते हैं तो कावेरी नदी के किनारे है। फिर उसके बाद आपका गुवाहाटी बात कर लेते हैं तो गुवाहाटी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर बात करते हैं होशंगाबाद की बात करते हैं नर्मदा नदी के किनारे हो जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। फिर उसके बाद बात करते हैं तंजावुर कावेरी नदी संबलपुर महानदी के किनारे। नेक्स्ट देखते हैं इधर और इम्पोर्टेंट नदियों के बारे में देख लेते हैं। बात करते हैं हैदराबाद, एक मिनट। बात करते हैं हैदराबाद की, तो हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना है। नासिक किस नदी के किनारे है? तो गोदावरी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। फतेहपुर गंगा नदी के किनारे। सूरत की बात करते हैं ताप्ती, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तिलैया की बात करते हैं बराकर नदी के किनारे। कटक की बात करते हैं इंपॉर्टेंट हो जाता है महानदी के किनारे। गोरखपुर जो है वो आपका राप्ती नदी के किनारे। इटावा की बात करते हैं यमुना नदी के किनारे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बात करते हैं मंगलौर जो है नेत्रवती नदी के किनारे। विदिशा बात करते हैं बेतवा नदी। प्रयागराज जो है गंगा वो यमुना नदी के किनारे है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका। रुद्रप्रयाग की बात करते हैं तो मंदाकिनी वो अलकनंदा के किनारे इम्पोर्टेंट हो जाता है। देवप्रयाग की बात करते हैं तो भागीरथी अलकनंदा, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जमशेदपुर की बात करते हैं तो स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी के किनारे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बना था ये खरकई नदी के बारे में। फिर उसके बाद करते हैं ओरछा की बात करते हैं बेतवा नदी के किनारे। भरूच की बात करते हैं नर्मदा नदी के किनारे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अयोध्या की बात करते हैं सरयू या फिर घाघरा नदी इसे ही कहते हैं, इसके किनारे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। विष्णु प्रयाग की बात करते हैं तो धौली गंगा वो अलकनंदा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। रावत भाटा चंबल नदी के किनारे इंपॉर्टेंट है।
जौनपुर गोमती नदी, मंडी जो है वो ब्यास नदी के किनारे है, लुधियाना इंपॉर्टेंट हो जाता है सतलज नदी के किनारे, पणजी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका मांडवी नदी के किनारे, बक्सर पूछ लेता है गंगा नदी के किनारे, नासिक जैसा कि ऊपर आपको बताया गया गोदावरी नदी के किनारे। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है भुवनेश्वर की बात करते हैं, महानदी के किनारे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जबलपुर नर्मदा ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बलिया की बात करते हैं गंगा नदी के किनारे, कन्नौज गंगा नदी के किनारे इंपॉर्टेंट हो जाता है, लखनऊ एग्जाम में बनता है क्वेश्चन गोमती नदी के किनारे, उज्जैन जो है उज्जैन की बात करते हैं तो उज्जैन आपकी क्षिप्रा नदी के किनारे ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, अहमदाबाद साबरमती के किनारे ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, बेंगलुरु की बात करते हैं तो वृषभावती नदी ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा। फिर गंडक की बात करते हैं, हाजीपुर जो है वो गंडक नदी के किनारे, आगरा यमुना नदी के किनारे, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन बन चुका है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, भागलपुर याद रखिएगा गंगा नदी के किनारे, धुबरी जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। नेक्स्ट है हमारा सांची बेतवा नदी के किनारे इंपॉर्टेंट हो जाता है, मुंगेर गंगा नदी के किनारे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ग्वालियर जो है चंबल नदी के किनारे। फिर नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है ग्वालियर आपका हो गया, श्रीनगर की बात करते हैं झेलम नदी के किनारे इंपॉर्टेंट हो जाता है, मुरादाबाद रामगंगा के किनारे, तिरुचिल्लापल्ली जो है कावेरी नदी के किनारे, हरिद्वार जो है गंगा नदी के किनारे इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा चंबा की बात करते हैं तो चंबा जो है रावी नदी के किनारे, गांधीनगर साबरमती के किनारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। फिर उसके बाद है नांदेड़ की बात करते हैं गोदावरी नदी के किनारे, मदुरई की बात करते हैं वैगई नदी के किनारे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हावड़ा जो है हुगली नदी के किनारे इंपॉर्टेंट हो जाता है, अजमेर ध्यान रखिएगा लूनी नदी के किनारे। तो ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण थे, कहाँ कहाँ कौन सा शहर बसा है। और नेक्स्ट देख लेते हैं किस नदी के किनारे कौन सा शहर है, आपने ये देख लिया। नेक्स्ट है हमारा फतेहपुर, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, पटना, भागलपुर आदि जो है ये गंगा नदी के तट पे स्थित प्रमुख नगर है। कौन सा? फतेहपुर, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, पटना, भागलपुर, ये सब पटना और भागलपुर से क्वेश्चन बीपीएससी में बना था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा अगला चैप्टर है हमारा जलप्रपात और झीलों के बारे में देखते हैं। तो चलिए एक एक करके पॉइंट को समझते हैं। जलप्रपात और झीलों के बारे में तो पूछ रहा है कि कर्नाटक में स्थित गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो वो है घाटप्रभा नदी, इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना था। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पे अवस्थित है, तो स्वर्णरेखा नदी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना था। फिर उसके बाद त्योसो मुरारी झील जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, शरावती नदी, एग्जाम में बहुत ही बार क्वेश्चन ये बन चुका है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट चिल्का झील के बारे में पूछ रहा है कि चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये खारे पानी की झील है, ये भी ध्यान रखिएगा। और बात करते हैं कि भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, वो चित्रकूट जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 29 मीटर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बना था। बात करते हैं तो चित्रकूट जलप्रपात जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो वह है गोविंद सागर झील। कृत्रिम झील अर्थात इसका मतलब मानव द्वारा निर्मित झील है, प्राकृतिक झील नहीं है। फिर बात करते हैं कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सी है, तो वो है सांभर झील। अंतःस्थलीय मतलब जो है पानी वाले क्षेत्र में नहीं, जमीनी क्षेत्र पे, राजस्थान में है ये सांभर झील। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि दूध सागर जलप्रपात जो है वो पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पे स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट है कुछ देख लेते हैं भारत में स्थित प्रमुख जलप्रपात के बारे में देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं हम। पहला है हमारा दूध सागर जलप्रपात के बारे में बात करते हैं तो मांडवी नदी पे ऊपर बताया, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं धुआंधार जलप्रपात के बारे में। तो धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पे है, बहुत ही बार क्वेश्चन बना है, जबलपुर मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है, ध्यान रखिएगा।
नोकाली कई की बात करते हैं तो ये मेघालय में स्थित है। कौन सी नदी पे है इसके बारे में जानकारी नहीं दी है। अमृत धारा और देवधारा की बात करते हैं तो हंसदेव नदी पे और छत्तीसगढ़ के कोरिया में स्थित है। केंदाई की बात करते हैं तो ये भी छत्तीसगढ़ में है, नदी के बारे में जानकारी नहीं है। दुग्धधारा की बात करते हैं तो नर्मदा नदी पे है और मध्य प्रदेश में, इसे भी ध्यान रखिएगा। धुआंधार जलप्रपात दूध प्रपात जो है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा हुंडरू के बारे में बात करते हैं, स्वर्ण रेखा नदी पे झारखंड के रांची में है, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जोग या फिर गरसोप्पा की बात करते हैं तो शरावती नदी में कर्नाटक में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। शिव समुद्रम की बात करते हैं तो कावेरी नदी पे कर्नाटक में, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। कपिल धारा की बात करते हैं नर्मदा नदी अनूपपुर की बात करते हैं मध्य प्रदेश में, इसे भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। चित्रकूट की बात करते हैं इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में और भारत का नियाग्रा जलप्रपात इसे कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। जोन्हा या गौतम धारा जो है राढ़ू नदी पे और ये रांची में पड़ता है, झारखंड के रांची में, इसे भी ध्यान रखिएगा। चूलिया भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना था, चंबल नदी पे है राजस्थान में, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पे स्थित है, तो नर्मदा नदी पे, जैसा कि आपने देखा। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है, फिर ये है अलकनंदा नदी पे, इसे भी ध्यान रखिएगा। पुलकित झील की बात करते हैं तो पुलकित झील भारत के दो राज्यों आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पे है, इसे भी ध्यान रखिएगा। पुलकित झील के बारे में पूछता है कि किन दो राज्यों में है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। भारत की कुछ प्रमुख झीलों के बारे में देख लेते हैं। भारत की कुछ प्रमुख झीलों के बारे में, तो वेम्बनाड झील जो है वो केरल की झील है, सबसे लंबी झील है ये। चिल्का झील की उड़ीसा में है, खारे पानी की झील है। राजसमंद बात करते हैं राजस्थान में है आपका। पुलकित झील की बात करते हैं तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पे है, ये भी ध्यान रखिएगा। सात ताल की बात करते हैं तो उत्तराखंड, ये ताल वाले अक्सर जो लास्ट में ताल लगते हैं वो उत्तराखंड में ही पाए जाते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। अष्टमुडी की बात करते हैं तो केरल में पड़ता है। फतेह सागर की बात करते हैं राजस्थान में ये झील है। डल झील जो है जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग बात करते हैं तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट देखते हैं। लोकटक झील की बात करते हैं, मणिपुर में है। सांभर झील राजस्थान में है, खारे पानी की झील है, अंतःस्थली झील है, जो जमीनी स्तर पे खारे पानी की झील है। और पानी में बात करते हैं तो चिल्का झील है। डिंडवाना की बात करते हैं तो राजस्थान में है, क्वेश्चन बना था यहाँ से। राकसताल की बात करते हैं तो उत्तराखंड में पड़ता है। फिर कोलोरू झील जो है आपका आंध्र प्रदेश में, यहाँ से भी क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट देखते हैं रूपकुंड के बारे में, उत्तराखंड में है, ये भी ध्यान रखिए। फुल्लर झील की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में है। देवताल की बात करते हैं उत्तराखंड में, जैसे बताया ना आपसे, देखिए लास्ट में ये भी ताल है, ये भी ताल है, ऊपर भी आप ताल तो अक्सर देखा जाता है, ट्रिक के तौर पे आप ले लेंगे कि ताल जो लास्ट में पड़ता है वो उत्तराखंड में ही रहता है। और यदि आपको एग्जाम में नहीं समझ में आया उसमें लास्ट में ताल है, तब आप समझ लीजिएगा हो सकता है वो उत्तराखंड की झील हो। हमीरसर झील की बात करते हैं तो हमीरसर जो है वो आपका गुजरात में पड़ता है। उदय सागर राजस्थान में इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद नागिन झील की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। लोनार झील की बात करते हैं, क्रेटर से निर्मित झील है ज्वालामुखी से, ये महाराष्ट्र में स्थित है। पेरियार झील बात करते हैं तो केरल में स्थित है। सूरज कुंड की बात करते हैं हरियाणा में, इम्पोर्टेंट हो जाता है। सूरज कुंड मेला भी हरियाणा में लगता है। जयसमंद की बात करते हैं तो राजस्थान में। वुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में है, सबसे मीठे पानी की झील है, ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं मानस बल की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में, इसे भी ध्यान रखिएगा। हुसैन सागर तेलंगाना में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील जो बताए ऊपर, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित जो है क्रेटर झील का उदाहरण है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जल संसाधन के बारे में बात करते हैं। जल संसाधन, सिंचाई एवं नहरों के बारे में बात कर लेते हैं। भारत में जल संसाधन के स्रोतों को देख लेते हैं
तो आपका धरातलीय जल, भूमिगत जल या फिर भौम जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल, 4 प्रकार के संसाधन हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है। पूछ रहा है क्वेश्चन कि सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है सिंचाई के मामले में, सिंचाई में क्षेत्रफल की दृष्टि से। ध्यान रखिएगा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है? तो वो है उत्तर प्रदेश। ये भी ध्यान रखिएगा, सिंचाई का प्रमुख स्रोत जो है हमारे भारत में वो नलकूप है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक जो है वो महान सिविल इंजीनियर मोक्षगुंडम को माना जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, विश्वेश्वरैया को माना जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। किसको? जनक जो है इनको सिविल इंजीनियर, ये नाम आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष तीन तालाब सिंचित राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो दिनसा जी दस्तूर जी ने प्रस्तुत किया था। भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या है? तो कुआं और नलकूप, इसे भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। फिर पूछ रहा है कि सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है? तो वो है सतलुज नदी से, इसे भी ध्यान रखिएगा। विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को तथा राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों का सही क्रम क्या है? तो आपका देख लीजिए कौन कौन सा क्रम है। आपका पहले पे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये ध्यान रखिएगा। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होती है? तो पहले उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश यहाँ पे होती है। पूछ रहा है कि हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो जल संभर विकास से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा इस पीडीएफ में, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। जल संभर विकास के लाभ: पीने और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति, जैव विविधता में वृद्धि। लाभ के बारे में देख रहे हैं, जल भराव की कमी और मृदा की लवणता का ह्रास। फिर कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि। फिर उसके बाद वनों की कटाई में कमी, ये सब है। और जीवन स्तर में सुधार, रोजगार में वृद्धि, ये सब देखने को मिलता है जल संभर के विकास के लाभ। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो सर 1958 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, राजस्थान वाले क्षेत्र में। फिर फरक्का नहर की बात करते हैं, तो फरक्का नहर की जलवहन क्षमता कितनी है? तो यह 40,000 क्यूसेक है। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो वो है गंगा नहर। गंगा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो इसे भी ध्यान रखिएगा सर 1927 में। सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकाली जाती है? तो वो है गंडक नदी से, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए किससे, गंडक नदी से निकाली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछ रहा है कि भारत की सिंचाई परियोजना के प्रकार। लघु सिंचाई परियोजना को देख लेते हैं। तो इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसके अंतर्गत आप कुआं, नलकूप, डीजल पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर आदि का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इसमें ये शामिल होते हैं। भारत की लगभग 62% सिंचाई जो है आवश्यकताओं की पूर्ति लघु सिंचाई परियोजना से होती है। मतलब लघु सिंचाई परियोजना के द्वारा ही लगभग भारत की 62% सिंचाई जो इसी से आपूर्ति होती है इसकी। देश में लघु सिंचाई के बढ़ते महत्व को देखते हुए वर्ष 2006 में संचालित लघु सिंचाई योजना को वर्ष 2010 में राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। आप इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मध्यम सिंचाई के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक क्षेत्र की सिंचाई होती है। इनमें नहरी सिंचाई प्रमुख है, क्योंकि छोटी नहरें को इसी वर्ग में रखा जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। इसमें नहर से सिंचाई होती है। नेक्स्ट है हमारा कि वृहद सिंचाई परियोजना के बारे में देख लेते हैं। तो इनमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई होती है। इसके लिए बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती है। सामान्यतः
इसमें बड़ी नहरों एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। बड़ी व मध्यम परियोजनाओं से देश की 38% जो है 38% सिंचाई की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। जल के साथ उर्वरकों को मिलाकर संपन्न सिंचाई क्या कहलाती है? तो ये फर्टिगेशन कहलाती है, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप है। जैसा कि ऊपर मैंने बताया, इसके पश्चात सर्वाधिक जो है सिंचाई नहरों और तालाबों द्वारा की जाती है। पहले स्थान में आपका नलकूप हो जाता है, फिर नहर और तालाब। नलकूप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। तो चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं। प्लीज़ बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए, थैंक यू सो मच।